जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको संविधान निर्माण से जुड़े हुए जो आपको महत्वपूर्ण जो टेस्ट हुई थी उसका हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी इसका क्या हुआ था कि आपको 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का एनालिसिस जो थी वो आपको हो चुकी थी। तो अगर आप उसे नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो ये जो आपको टेस्ट का एनालिसिस है यह कक्षा 11th 12th इसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान निर्माण उससे संबंधित जुड़ा हुआ है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, क्या कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि जब हमारा संविधान आपको बनकर तैयार हुआ था और लागू हुई थी उस समय हमारे संविधान में कुल कितने भाग थे। देखिए ऑप्शन कह रहा है ए में 21, ऑप्शन बी कह रहा है 22, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर जो है साथियों ऑप्शन बी यानी कि 22। यानी कि मूल संविधान में कितने भाग थे तो क्या कहेंगे 22। और अभी जो है आपको भाग की संख्या जो बढ़कर हो गई है वो आपको 25 हो गई है। तो देखिए, मूल संविधान के अगर हम आकार की बात करते हैं, क्या करते हैं मूल संविधान के अगर हम आकार की बात करते हैं तो देखिए मूल संविधान का जो आकार था क्या था आकार, उस समय इसमें क्या क्या चीजें थी इस पर हम लोग चर्चा करते थे। देखिए तो मूल संविधान में एक तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना था, क्या था प्रस्तावना था, ठीक है ना। दूसरा जो था वो आपको क्या था जानते हैं, तो आपको 22 जो थे वो आपको भाग, यानी क्या है कि आपको भाग की जो संख्या थी वो कितनी थी तो क्या कहेंगे तो वो आपको 22 यानी कि प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रियम्बल। इसके अलावा आपको 22 जो है वो आपको भाग थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 8 जो है वो आपको अनुसूचियां, क्या है 8 अनुसूचियां। इसके अलावा जो है साथियों वो आपको यानी कि देखिए प्रस्तावना हो गया, 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियां। इसके अलावा 395 जो थे वो आपको अनुच्छेद थे, क्या थे अनुच्छेद थे। हम किस समय की बात करें तो जब हमारा संविधान जो है वो आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय की यह बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमारा संविधान जो है वो बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन क्या हुआ था कि आपको संविधान के जो 16 अनुच्छेद थे वो आपको लागू भी किए गए थे। यानी कि आंशिक रूप से जो हमारा संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से जो लागू होती है साथियों वो आपको 26 जनवरी 1950 को। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे तो क्या कहेंगे 22। अगर इसमें पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे तो क्या कहते हैं 395, ठीक है ना। अनुसूची की बात आएगी तो आपको 8। और अभी जो है वर्तमान में यह बढ़कर कितना हो गया है तो देखिए अनुच्छेद जो है 470 से अधिक हो चुके हैं। अनुसूची जो है वो आपको बढ़कर 12 हो गई है, भाग जो है वो बढ़कर आपको 25 हो गया है, और प्रस्तावना आज भी है, ठीक है ना। और प्रस्तावना जो है संविधान के मूल से ही क्या है कि आपको संविधान का हिस्सा है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जो है आपको उल्लेख है। तो देखिए कह रहा है कि दूसरे भाग, चौथे भाग, तीसरे भाग, उसके बाद जो है आपको 5वें भाग। तो देखिए तो संविधान के जो आपको चौथा भाग है ना, उस चौथे भाग में आपको क्या जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है आपको उल्लेख है। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि भारतीय संविधान में ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह आपको कहाँ से लिया गया है। तो साथियों यह जो लिया गया है ना वो आपको आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है ना। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है साथियों इसी को कहते हैं अंग्रेजी में डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों समाहित किया गया, ताकि आपको एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके कि आपको स्थापना हो सके। तो हमारे भारत में ये जो आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो आपको आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग जो है वो आपको 4 में, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए, क्या पूछा जाए अनुच्छेद, तो वो जो हो जाएगा साथियों वो आपको 36 से 51 में, किसमें हो जाएगा 36 से 51 में। तो इन चीजों को आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर और भी भाग दिए गए तो उसे देख लेते हैं। जैसे देखिए दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में जो साथियों वो आपको नागरिकता का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया। तीसरे भाग में जो है वो आपको मौलिक अधिकार की चर्चा है। किसकी चर्चा है मौलिक अधिकार की। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि 5वें भाग में क्या है, तो 5वें भाग में जो है वो आपको संघ के बारे में क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और आयरलैंड से एक चीज और लिया गया क्या, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का क्या होता है कि आपको मनोनयन होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को। तो यह प्रावधान भी जो है वो आपको आयरलैंड के संविधान से जो है आपको लिया गया। और यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपको अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या है कि आपको प्रेरित है। साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं
तो वो आपको यानी कि डी यानी कि चौथे भाग में जो है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या की गई, कि आपको चर्चा की गई। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगर आप लोगों को कहीं से टेस्ट के एनालिसिस में अगर दिक्कत होती है तो आप बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको वर्णित है। तो देखिए कह रहा है आपको अनुच्छेद 50 के, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 के। तो देखिए तो मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है ना साथियों, वो आपको अनुच्छेद 51 के ए में है। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है? तो ये आपको रूस से, कहाँ से? रूस से। अभी का रूस और उस समय का तत्कालीन जो कहेंगे वो आपको सोवियत संघ से। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मौलिक कर्तव्य जो है क्या मूल संविधान का हिस्सा था? तो कहेंगे साथियों नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को क्या हुआ था कि आपको 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था आपको 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान में 42वां संशोधन करके क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। और संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की जो सिफारिश किए थे वो आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन कहते हैं? सरदार स्वर्ण सिंह क्या कहेंगे जानते हैं? समिति जो है वो आपको संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की क्या किए थे कि आपको सिफारिश किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। दूसरी बात तो आपसे यह पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपको कितनी है? तो देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो है आपको दिए गए हैं। प्रारंभ में यह जो था वो आपको 10 था। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है यह भारतीय संविधान में कहां से प्रेरित है? तो कहेंगे आपको रूस से प्रेरित है। और इसकी जो चर्चा है संविधान के किस भाग में? तो क्या कहेंगे? भाग 4 क। क्या है? 4 क में जो है आपको किसकी चर्चा जानते हैं? तो आपको मौलिक कर्तव्य की तीन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो 33 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन, ठीक है ना, कि आपको मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? यह आपका प्रश्न है। क्या कह रहा है कि मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता? आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आंसर दे सकते हो। देखिए तो कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अब संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार में नहीं आता है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है ना साथियों, अब वह आपको क्या है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि देख लेना है। और ये जो देख रहे हैं आप मतलब संपत्ति का अधिकार, इसको कानूनी अधिकार के तहत जो है अनुच्छेद 300 के क में क्या कर दिया गया कि आपको डाल दिया गया। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, इसको कहाँ रखा गया? तो कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 300 के क में। तो देखिए इसमें और भी मौलिक अधिकारों के बारे में जो है आपको चर्चा की गई। जैसे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह जो है आपको अनुच्छेद 19 से क्या है कि आपको 22 में जो है वो आपको वर्णित है। उसके बाद आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह आपको अनुच्छेद 23 से क्या है कि आपको 24 में जो है वो आपको वर्णित है। उसके बाद समानता का अधिकार, तो यह आपको अनुच्छेद 14 से क्या है कि आपको 18 में जो है वो आपको वर्णित है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और अभी वर्तमान में जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कितने प्रकार के? तो कहेंगे 6 प्रकार के। कौन कौन? तो देखिए एक है आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपको संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और एक है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो आपको दिए गए। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी साथियों वो आपको 7 थी। और 7वां मौलिक अधिकार जो है वो आपको कौन अपनाएंगे? तो संपत्ति का अधिकार, जिसे आपको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया कि मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है ना। कब? आपको 1978 में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो 34 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है भारत के संविधान में है कहाँ? मतलब कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बाद जो है कहाँ कही गई है? तो देखिए कह रहा है मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। तो देखिए तो हमारे भारतीय संविधान में ये जो आपको कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना की बात कही गई है वो आपको किस में जानते हैं? तो डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका जो उल्लेख है वो कहाँ जानते हैं? ये आपको अनुच्छेद 36 से कितना जानते हैं? तो आपको 51 में, और भाग पूछेंगे तो आपको 4 में। क्या है? भाग 4 में। इन चीजों को देख लेना है।
उसके बाद जो है अगला वो है आपको प्रस्तावना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है साथियों, वो आपको अमेरिका से, कहां से है, अमेरिका से लिया गया। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है क्या है, भाषा, और इसकी जो आपको भावनाएं है क्या है, भावनाएं, वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहोगे, तो वह आपको अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है, भावनाएं है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया से। तीन चीजों को याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको रूस के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, और इसकी चर्चा जो है वो आपको भाग, ठीक है ना, किस में जानते हैं, तो आपको 4 क में, और अनुच्छेद पूछेंगे तो आपको 51 क में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ये जो मूल कर्तव्य है इसकी चर्चा कहाँ है, तो भाग 4 क में, और आपको अनुच्छेद 51 क में। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। मूल अधिकार की जो चर्चा है वो आपको अनुच्छेद 12 से 35 में, और भाग कहेंगे तो आपको 3 में, क्या है, 3 में। और भाग 3 को क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब कि एक अधिकार पत्र जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 35 नंबर प्रश्न है ना, इसकी जो मतलब जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो बात है वो आपको कहाँ कहा गया है जानते हैं, तो आपको डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चले चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है सुनिए। किस मौलिक अधिकार के तहत बेगारी, क्या है, बेगारी को निश्चित किया गया है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो साथियों, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, अनुच्छेद 23 से 24 में। क्या है, 23 से 24 में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अनुच्छेद 23 के तहत जो है आपको बलात् श्रम को जो है वो आपको निषिद्ध किया गया है। दूसरी बात, अनुच्छेद 24 के तहत यह स्पष्ट कहा गया है कि आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम पर लगाना कानूनन जो है वो आपको अपराध है। तो देखिए, तो आपका जो अनुच्छेद 23 है और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, और इसी में जो है बेगारी को क्या कर दिया गया है कि आपको निषिद्ध जो है वो आपको कर दिया गया है। फिर यहाँ से देखिए कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको अनुच्छेद 19 से 22 में है, और समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और अभी भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वो आपको 6 प्रकार के, ठीक है ना। प्रारंभ में जो थे कितने प्रकार के थे, तो वो आपको 7 प्रकार के थे। ये जो देख रहे हैं 36 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको यानी कि क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी, क्या हो जाएगा, 20। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर अपनी समस्या को जरूर शेयर करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए। कह कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी, तो साथियों मूल संविधान में अगर अनुसूची की बात कही जाए तो आपको 8 थी। क्या थी, 8 थी। तो आइए यहाँ से हम क्या करते हैं कि पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न है उस सबको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, संविधान के आकार के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो संविधान का जो आकार है क्या है, संविधान का आकार वो क्या है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, तो संविधान के अगर हम आकार की बात करते हैं तो देखिए, तो सबसे पहले आपको मूल में क्या है कि मूल में इसका जो आकार था वो आपको क्या था, ठीक है। वर्तमान में जो है इसका आकार क्या है, सब पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो मूल में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान में क्या था समझिए, तो आपको एक प्रस्तावना था। क्या था, प्रस्तावना था। इसके बाद जो है आपको 22 जो थी वो आपको भाग क्या है, भाग 395 जो है वो आपको अनुच्छेद थी। क्या थे, अनुच्छेद। उसके बाद आपको क्या है जानते हैं, तो आपको 8 जो थी वो आपको अनुसूची। क्या थे, 8 अनुसूची। देखिए, तो यह मूल की बात हो रही है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 के, उस समय की बात है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में इसका जो आकार है वो आपको बढ़ गया है। कैसे, तो देखिए इसमें तो प्रस्तावना रहेंगे, क्या है, प्रस्तावना आपको रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 22 भाग शुरू में था, अभी जो है भाग बढ़कर हो गया है आपको 25। क्या है, 25। 395 अनुच्छेद जो थे वो आपको शुरू में थे, लेकिन अभी जो है आपको ये हो गया 470 से अधिक। क्या है, 470 से अधिक आपको अनुच्छेद हो गए। उसके बाद जो है आपको 8 अनुसूची शुरू में थी, अभी जो है अनुसूची की संख्या बढ़कर साथियों वो कितना हो गया जानते हैं, तो आपको 12 हो गई। क्या हो गई है, 12 हो गई। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है क्या जानते हैं
कि मूल संविधान में जो है आपको क्या था प्रस्तावना, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहेंगे 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, वर्तमान में क्या है तो कहेंगे आपको 12 अनुसूची 470 से अधिक अनुच्छेद 25 भाग, और आपको प्रस्तावना था। प्रस्तावना जो है संविधान के शुरू से ही क्या है कि आपको प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और प्रस्तावना के बारे में अगर कहेंगे कि यह है क्या तो कहेंगे इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ऐसा जो कहते हैं कौन, तो आपको ठाकुरदास भार्गव। ये जो 37 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अभी बताया कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, क्या आपको सही हो जाएगा। अभी जस्ट इसीलिए पहले क्या है कि सारे डाटा जो है आपको क्लियर कर दिए ताकि हमें बार बार बताने की आवश्यकता न हो, ठीक है ना। तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो देखिए वर्तमान में भाग की संख्या क्या है, तो आपको 25, क्या है 25। अगर वही पूछा जाएगा कि आपको मूल में कितना था तो क्या कहिएगा कि आपको 22, क्या है 22। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो 39 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए और इसमें जो भी एनालिसिस है ये मत समझिएगा कि यह आपको केवल 11th के लिए है, ये 12th में भी आपको काम आएंगे। इसके अलावा साथियों आपको अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी क्या है कि आपको बेस्ट एनालिसिस है, आप इसे जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है, इसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो देखिए कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर केटी शाह, क्या है केटी शाह, उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब किए थे 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने 8 अनुच्छेद को क्या कहते हैं कि आपको पेश किए थे संविधान सभा की तीसरी बैठक में, ठीक है ना। 3 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है हमारे संविधान की प्रस्तावना का क्या बनता है, तो आपको आधार बनता है, क्या है आधार बनता है। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से देख लेना है। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी ना साथियों, उस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो आप क्या कहोगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, क्या है 9 दिसंबर 1946 को आपको पहली बैठक होती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है संविधान सभा की दूसरी बैठक जो कि आपको 11 दिसंबर, क्या है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कहेंगे तो आपको 13 दिसंबर क्या है 1946 को हुई थी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बिहार से थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। और संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इन्हें यह अध्यक्षता जो थी वो आपको मिली थी। तो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो होता है वो आपको चुन लिया जाता है। और इनका भी जो संबंध है वो आपको बिहार से ही, ठीक है ना। और बाद के दिनों में ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको निर्वाचित होते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का साथियों सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका क्या है कि आपको सही आंसर है, क्या है सही आंसर है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 3 जून 1947 को त्रिसूर्या के तहत भारत का विभाजन हुआ था। तो साथियों भारत का जो विभाजन हुआ था ना वो आपको माउंटबेटन योजना के तहत। ये जो माउंटबेटन योजना है ये आपको 3 जून क्या है 1947 को क्या होता है कि आपको प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से बात आती है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो चलिए यहाँ से प्रश्न बताइएगा कि भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो आपको कौन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। आंसर जो है यहीं पे आपको छिपा हुआ है। चलिए तो जान लीजिए, हम भी बता देते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही क्या हुए थे, क्या आपको बने थे। और इन्होंने भारतीय विभाजन की योजना कब पेश किए थे, 3 जून 1947 को। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये आपको 24 मार्च 1947 को, याद रखिएगा इस डेट को, ठीक है ना। कि 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है भारत का वायसराय बनकर आता है। फिर यहाँ पे देखिए
वेबल योजना। तो वेबल योजना जो होता है वो कब आता है? तो देखिए लॉर्ड वेबल 1943 में क्या होता है कि आपको भारत का वायसराय बनकर आता है, और इसने क्या किया था कि अपनी एक योजना जो होती है वो आपको प्रस्तुत करती है 1943 में, ठीक है ना। और इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए क्या होता है, 1945 में शिमला में एक सम्मेलन होता है जिसे हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से जानते थे। देखिए तब वेबल योजना पर ही विचार विमर्श करने के लिए 1945 में क्या होता है कि आपको शिमला सम्मेलन होता है। क्या होता है? शिमला सम्मेलन। तो देखिए इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है चेम्सफोर्ड सुधार योजना। तो देखिए चेम्सफोर्ड सुधार योजना जो है, ठीक है ना, यह आपको कब आती है? तो यह आपको 1919 में, क्या है, 1919 में। और इसी का ऑफिशियल नेम जो है वो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो याद रखिएगा क्या है? गवर्नमेंट, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ, क्या कहेंगे, इंडिया एक्ट। क्या है? इंडिया एक्ट। तो यह आपको कब आती है? 1919 में। और इसी को कहा जाता है चेम्सफोर्ड सुधार योजना। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपको अलग अलग समयों पर कई बार आए थे, ठीक है ना, जिसे आप देख लीजिएगा। लेकिन 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे, और आपको मॉन्टेग्यू जो थे वो आपको भारत के सचिव थे। इन दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार किया, इसी को कहा गया, आपको क्या जानते हैं, तो आपको चेम्सफोर्ड सुधार योजना। इसको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने 1793 में क्या कहता है कि आपको कॉर्नवालिस कोड को लागू किया था, और 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त को भी शुरू किया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 से 1793 तक रहा था, और भारत में से अस्थायी बंदोबस्त का क्या कहा जाता है कि आपको जनक कहा जाता है। और यह अस्थायी बंदोबस्त साथियों कहाँ लागू हुआ था जानते हैं? तो आपको बंगाल, क्या है, बंगाल, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बिहार, क्या है, बिहार, हम मुख्य रूप से बात करें। उसके बाद आपको उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या होता है कि आपको अस्थायी बंदोबस्त, क्या है, अस्थायी बंदोबस्त जो होती है वो आपको लागू होती है। क्या है? लागू होती है। इस बात को याद रखिएगा। और कुल औपनिवेशिक भूमि के यह आपको मतलब 19% हिस्से पे क्या होता है कि आपको लागू होती है, और यह आपको भू राजस्व वसूलने की क्या थी कि आपको एक व्यवस्था थी। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 41 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1947 को। तो देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इसीलिए 26 जनवरी को क्या होता है कि आपको गणतंत्र दिवस जो होता है वो आपको भारत में मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि गणतंत्र दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा? 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान जो होता है आपको लागू होता है। और इससे एक दिन पहले यह देखिएगा 25 जनवरी को, क्या है, 25 जनवरी 1950 को भारत में क्या होता है जानते हैं? तो आपको निर्वाचन आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है? निर्वाचन आयोग का गठन होता है साथियों। इसीलिए क्या होता है कि आपको 25 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय मतदाता, क्या कहेंगे, मतदाता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो वो आपको यानी कि 25 जनवरी को, क्या है, 25 जनवरी को। क्योंकि इसी दिन क्या होता है कि आपको मतलब कि जो चुनाव आयोग होते हैं भारत में उसका क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न और, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो साथियों हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रश्न को आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो देखिए कह रहा है सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो देखिए इन्हें संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि आपको चुना गया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति कब बने, तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल था, क्या था, कार्यकाल साथियों वो आपको 1950 से 1962। और एक चीज याद रखिएगा, लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले अब तक के ये एकमात्र क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। और एक चीज और याद रख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में क्या हुआ था जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो है आपको भारत रत्न, उससे इन्हें क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए।
अगर सरदार पटेल, तो देखिए सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री थे, क्या थे? प्रथम गृह मंत्री, ठीक है ना, देख लीजिए क्या थे? प्रथम गृह मंत्री, ठीक है ना। इसके अलावे आपको प्रथम उप प्रधानमंत्री, क्या है? उप प्रधानमंत्री थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या कहिएगा बताइए? तो आपको सरदार पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। और इन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को क्या होता है कि भारत में आपको राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय एकता क्या जानते हैं कि आपको जो दिवस है वो आपको क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो इन सभी बातों को अच्छे से आपको देख लेना। फिर यहाँ से एक बात और आएगी, क्या आएगी? एक बात और आएगी क्या? कि सरदार पटेल जो थे आपको किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो आपको बारडोली सत्याग्रह में। इन सब चीज को आपको देखना है। उसके बाद ये के मुंशी, तो के मुंशी का जो पूरा नाम है वो आपको है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और यह संविधान सभा की जो छोटी समिति थी, कार्य संचालन समिति, क्या थी? कार्य संचालन, क्या कहेंगे जानते हैं? समिति, क्या है? कार्य संचालन समिति। उसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन कहेंगे तो वे आपको कौन रहेंगे जानते हैं? के मुंशी। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के क्या थे जानते हैं? कि आपको प्रथम प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे? प्रथम पीएम। इसके अलावा आपको प्रथम विदेश मंत्री, क्या है? प्रथम विदेश मंत्री कौन थे जानते हैं? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए नेहरू जी को भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है? कि आपको जनक कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताइए कि भारतीय विदेश नीति क्या है? भारतीय विदेश नीति का जो जनक है किन्हें कहा जाता है? तो साथियों भारतीय विदेश नीति का जनक जो है वो आपको यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो इन सभी बातों को आपको देख लेना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी जो है वो आपको कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को रखने में इन्होंने अहम भूमिका क्या कहते कि आपको अदा किए थे। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, के मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए तीन से पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष, क्या पूछा जाए? संविधान सभा के क्या कहेंगे जानते हैं? अध्यक्ष। इसके अलावा आपको संचालन समिति के अध्यक्ष, क्या पूछा जाए? संचालन, क्या है? संचालन समिति के अध्यक्ष, क्या कहेंगे? संचालन समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा आपको क्या हो जाएगा जानते हैं कि संविधान सभा की एक छोटी समिति थी वित्त और कर्मचारी समिति, क्या है? वित्त और कर्मचारी समिति, क्या है? समिति। इसके अध्यक्ष। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज समिति, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष। तो सबका जो आंसर हो जाएगा ना कौन जानते हैं? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीजों को देख लीजिएगा। और अगर इसी में पूछा जाए झंडा समिति के अध्यक्ष तो कहेंगे जेबी कृपलानी। उसके बाद देखिए सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो यह देखिएगा कि प्रांतीय संविधान, क्या है? प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं? तो आपको यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर यहाँ से एक चीज और आएगा, क्या जानते हैं कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चीजों को देख लीजिएगा। उसके बाद के मुंशी जो थे वो आपको कार्य संचालन समिति के क्या है? कार्य संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद है आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ये जो थे आपको प्रारूप समिति के क्या कहेंगे? प्रारूप समिति के जो थे ये आपको अध्यक्ष थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी? तो क्या कहेंगे आपको 7 को भी आपको अध्यक्ष को लेकर, किसको लेकर? अध्यक्ष को लेकर। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लास करने में आपको मजा आ रही है या नहीं आ रही है? आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आते होंगे। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे कौन थे? शुरू में बताया था कौन जानता था आपको? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। और अगर किसी में पूछा जाएगा कि आपको स्वतंत्र भारत के क्या है? स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, प्रथम क्या है? प्रथम वह क्या कहेंगे जानते हैं? अंतिम, क्या है? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या है? भारतीय गवर्नर जनरल। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ना
वो आपको कौन थे जानते हैं? तो वे थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और 1959 में ये क्या करते हैं? कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करते थे। इन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान ये दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्हें अजात शत्रु, क्या है? अजात शत्रु के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें देश रत्न, क्या है? देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछूं मैं कि बताइए कि अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया, तब क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है कि कामराज जो है वो आपको क्या थे कि नेहरू के उत्तराधिकारी चुनने में 1963-64 में जो थे आपको बड़ी अहम भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे। जब आपको 64 में क्या होता है जानते हैं कि आपको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको नेहरू जी के उत्तराधिकारी चुनने में जो सबसे अहम रोल अदा करते हैं ना, वो आपको के कामराज जी। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको जैसे बताया जा रहा है, जो चीज आपको अच्छी लगे उन सारे चीजों को साथियों आपको क्या करना है कि बढ़िया से आपको देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? तो देखिए, तो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल जो थे तो आपको 292 जो आपको क्या थे जानते हैं कि जो सीट थे वो आपको निर्धारित थे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जब संविधान सभा गठित हुआ, इसमें आपको कितने सदस्य आने थे जानते हैं? तो आपको 389, और इस 389 को दो भाग बांट दीजिए। 296 जो था वो आपको ब्रिटिश भारत से, और 93 जो था देसी रियासतों से। कहते हैं देसी रियासतों से। तो इसमें से भी 292 जो है आपको प्रांतों से, और 4 जो था आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से क्या था कि आपको आना था, ठीक है ना। तो देखिए, तो इधर से जो सदस्य आने थे उसका क्या होना था कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था, जबकि इधर का जो देसी रियासत वाले सदस्य थे उसका आपको मनोनयन होना था। तो अगर आपका प्रश्न यहाँ से जैसे ये पूछा है, हो सकता है अगला प्रश्न और भी कुछ पूछ सकता है। जैसे कर रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कितने स्थान थे? क्या कहेगा? 292। देशी रियासतों के लिए कहेंगे तो आपको कितना जानते हैं? 93। इसमें से 292 जो सदस्य थे 11 ब्रिटिश प्रांत से आने थे, जबकि 4 सदस्य जो थे वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी कि मुख्य आयुक्त से क्या थे कि आपको आने थे। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 46 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों को कुल 292 स्थानों में से कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए थे? तो यह आपको 208, क्या है? 208। देखिए, तो प्रांतों के जो निर्वाचन हुए थे 292 स्थानों के लिए, इसमें से क्या था जरा सा समझिएगा, ठीक है ना। कि आपको 208 सीट जो था वो आपको कांग्रेस को प्राप्त हुआ। देखिए टोटल जोड़ते हैं कितना होता है, ठीक है ना। 73 सीटें जो थी वो आपको मुस्लिम लीग को, किसको मिला था? मुस्लिम लीग को, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि मुस्लिम जो लीग है उसको कितना मिला था बताइए? 73। उसके बाद जो है आपको 15 सीट जो है वो आपको अन्य को मिला था। क्या है? अन्य को मिला था। तो यहाँ पर आ जाइए, टोटल जो सदस्य हो जाएंगे वो आपको कितने हो जाएंगे? तो देखिए 8 3 11, 11 5 16, और उसके बाद देखिए 7 8 इधर 9, ये हो जाएगा कितना? 2। तो टोटल 296 सीटों पर क्या आता है कि आपको चुनाव होने थे। क्या आते हैं? चुनाव होने थे। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए, तो यहाँ से हम एक बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? तो आपको जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है ना। मतलब इसका गठन होता है, उसके बाद इसका क्या होता है कि आपको निर्वाचन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीट प्राप्त करता है वो आपको कांग्रेस करता है। क्या करता है? कांग्रेस करता है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को कहेंगे तो 73, अन्य को कहेंगे तो वो आपको 15, और प्रांतों के जो आपको संख्या थी उस समय कितने थे? तो आपको 11, जबकि वहीं आपको मुख्य आयुक्त की संख्या जो थी वो आपको 4 थी। इसको आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको देख लेना है। तो उम्मीद है कि सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि आपको जब भारत का विभाजन होता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। तो अगर वो प्रश्न आती है तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या करना समझिए। कह रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर अम्बेडकर का निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? यह कह रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर अम्बेडकर किस दल का प्रतिनिधित्व किए थे? तो ये आपको अनुसूचित जाति संख्या, और अनुसूचित जाति संख्या स्थापना कब होती है? 1927 में। तो देखिए, तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम आया। एक चीज याद रखिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक, महात्मा कहा जाता है इन्हें। इसके अलावे इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे वो आपको विधि मंत्री थे। क्या थे?
विधि मंत्री थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो देखिए 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये संविधान बनाने वाली जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति के ये क्या थे जानते हैं कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कहेंगे तो वो आपको टोटल 7 थी। क्या थी, 7 थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए कह रहा कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो साथियों संविधान सभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या थी वो आपको 93, मतलब विदेशी रियासतों के सदस्यों का क्या होना था कि आपको मनोनयन होना था। क्या होना था, मनोनयन होना था। तो मनोनीत सदस्य कितने थे, तो आपको 93 थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो आपको 49 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बाकी जो इधर दूसरे 96 सदस्य थे उसका क्या होना था जानते हैं, तो उसका जो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। क्या होना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वो संविधान सभा के सदस्यों को क्या करेंगे कि आपको चुनेंगे। यानी कि प्रांतों की विधानसभाओं के जो अभी के समझ लीजिए विधायक जैसे लोग जो होंगे वो आपको क्या किए कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका अपना चुनाव किया, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है कि संविधान सभा में एक सदस्य इतने लाख की जनसंख्या पर आपको क्या हुए थे कि आपको चुने गए थे। तो वे आपको 10 लाख की जनसंख्या पर जो था वो आपको एक सदस्य थे। क्या थे, एक सदस्य थे। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में हम प्रीवियस जो क्वेश्चन सब था उसमें हम लोग एनालिसिस किए थे। आंसर आप लोग देखकर ही बता सकते हो क्या है। देखिए कह रहा है 10 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। जब संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो था आपको पेश किया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो आपको पंडित जवाहरलाल क्या कहेंगे जानते हैं, नेहरू के द्वारा जो था यह आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या होता है कि आपको आधार बनता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 50 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे और उसका आंसर जो है देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का क्या है, क्या आपको स्वर्ग है। कह रहा है प्रोफेसर मतलब केवी राव, उसके बाद आइवर जेनिंग्स। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना। यानी कि भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जिसे देखते हुए आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि आपको संविधान जो है वकीलों का क्या है कि आपको स्वर्ग है। फिर यहाँ से बात आती है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में याद रखिएगा, ये 1924 में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1929, 1936 और आपको 1937 में। आजादी से पहले की बात करते हैं, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो क्या हुआ था, तो कहेंगे लाहौर में। क्या हुआ था, लाहौर में, ठीक है ना। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में क्या है, लखनऊ में। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में क्या है, फैजपुर में। और यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 51 नंबर प्रश्न था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चुपचाप नहीं रहना है। अगर नहीं आया समझ में तो आपको बोलना है कि हाँ सर इस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, प्लीज कंफर्म। हम आपको सारे चीजों का जो डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। देखिए कह रहा है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और बांग्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 343 क्या कहेंगे, अनुच्छेद 343 के 1 के तहत जो है हिंदी को क्या किया गया जानते हैं, तो आपको राजभाषा का क्या है, राजभाषा का जो है आपको दर्जा दिया गया। क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और हिंदी को राजभाषा के रूप में जो अपनाया गया था संविधान में वो कब था, आपको 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को भारत में जो होता है ना वो आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया था, तो कहेंगे 14 सितंबर 1900 कितना को जानते हैं, तो आपको 49 को। क्या है, 49 को। इसीलिए साथियों 14 सितंबर को हमारे भारत में क्या मनाया जाता है जानते हैं, तो आपको राष्ट्रीय क्या कहेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या कहेंगे, हिंदी दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है। फिर यहाँ से विश्व हिंदी दिवस कहेंगे वो आपको 10 जनवरी को। क्या है, 10 जनवरी को। हिंदी को हम लोग 2 ही दिन याद रखते हैं, एक आपको विश्व हिंदी दिवस के दिन, क्या है, विश्व हिंदी दिवस के दिन, और एक जो होता है आपको
16 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के दिन, ठीक है ना। तो ये जो आपको संविधान के अनुसार जो पढ़ात भाषा का दर्जा है वो आपको हिंदी को प्राप्त है, तो इस बात को आपको बेहतर तरीके से देख लेना। अनुच्छेद कहेंगे तो 343 के 1। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख जो है वो आपको संविधान के जो है वो आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको अनुच्छेद 41 में, किसमें है, अनुच्छेद 41 में। और यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या होते हैं, क्या आपको आते हैं, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब यह क्या, कि आपको एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है, कि आपको स्थापना करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा ना, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहेंगे तो आपको संचालन समिति, क्या कहेंगे, संचालन समिति के कहते हैं कि आपको अध्यक्ष थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते हैं 1951 में आपको भारतीय जनसंघ पार्टी की क्या करते हैं, कि आपको स्थापना करते थे। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1951 में, कौन किए थे, जानते हैं, तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि आपको केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ये क्या थे, कि आपको पहले मंत्री थे, क्या थे, पहले मंत्री थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या पूछेंगे तो आपको बता देना है, क्या जानते हैं, कि आपको 7, क्या है, 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए कह रहा है साथियों कि संविधान का कौन सा वाचन 26 नवंबर 1949 होगा, क्या होगा, 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो देखिए तो संविधान का जो तीसरा वाचन है ना वो आपको चला था कब तक, जानते हैं, तो 26 नवंबर 1949 तक, क्या है, 1949 तक। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको संविधान सभा द्वारा संविधान को जो था वो आपको अंगीकृत कर लिया गया था। संविधान को जो है वो आपको पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर लिया गया था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो क्या कहिएगा, 26 नवंबर कितना को जानते हैं, 1949 को। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से देख लेना है। और 26 नवंबर को हमारे भारत में जो होता है वो आपको संविधान दिवस और साथ साथ जो होते हैं साथियों वो आपको कानून दिवस, क्या है, कानून दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कानून दिवस कब मनाए जाते थे, क्या कहिएगा, 26 नवंबर को, ठीक है ना। और 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो हमारा संविधान जो है वो आपको अंगीकृत हुआ था। तो इन सभी बातों को देख लेना है। और दूसरी बात, हमारा संविधान आंशिक रूप से जो लागू होता है वो आपको कब जानते हैं, आपको 26 नवंबर 1949 को, कितना को, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से क्या होता है कि हमारा संविधान लागू होता है। और इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद जो होते हैं क्या होते हैं, 16 अनुच्छेद, उसे क्या किया जाता है, कि आपको लागू किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है। कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में जो सूची है ना साथियों उसकी संख्या जो है आपको 3 है, क्या है, 3 है। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और आपको क्या कहेंगे जानते हैं, संबंधित सूची। और इसके अलावा आपको एक है अवशिष्ट सूची, ठीक है ना, जो कि आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, मतलब कि प्रश्न के अनुसार। हालांकि प्रश्न में कुछ कमियां है, क्या है, कमियां। और भारतीय संविधान में इसी सूची के माध्यम से क्या किया गया जानते हैं कि आपको केंद्र और राज्यों के बीच में जो है वो आपको विधायी शक्तियों को जो है वो आपको बांटा गया संविधान के 7वीं जो अनुसूची है उसके आधार पर, ठीक है ना। इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। तो ये जो आपको 56 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपको संबंध है, ठीक है ना, ये कहाँ से लिया गया, हम कहेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा है संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के माध्यम से। और जो विषय न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न संबंधित सूची में, उसे जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत क्या किया गया कि आपको रखा गया। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। तो 56 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कब हुआ था, साथियों अभी थोड़ा देर पहले बताया 19
1946 में, क्या है 1946 में। और इस संविधान सभा के जब चुनाव हुए उसका जब परिणाम आया तो इसमें सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिला 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15। तो इन सभी चीजों का आपको देख लेना है। और भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। तो साथियों इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष जो था वो आपको कौन था। देखिए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के जो आपको उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी रूप से। कैसे अस्थायी रूप से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये जो संविधान सभा है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जो आपको संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन जो आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली स्थित आपको संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, वहां पर इनका ये क्या किए थे कि आपको उद्घाटन किए थे, ठीक है ना। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो होता है आपको चुन लिया जाता है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 58 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो थे आपको सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा जो है, ठीक है ना, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी, तो यह आपको हो जाएगा 13। क्या है 13। तो इसी में से आपको बताए थे जैसे संचालन समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, संघीय संविधान समिति हो गया, संघीय शक्ति समिति हो गया, राज्यों से संबंधित समिति हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रांतीय संविधान समिति हो गया, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा कार्य संचालन समिति हो गया, इसके अलावा आपको नागरिकता संबंधी समिति हो गया। तो ऐसे बहुत सारी समिति थी और टोटल जो है आपको बड़ी समितियों की जो संख्या थी वो आपको 13 थी। क्या थी 13 थी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। जो 59 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको यानी कि बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान सभा के चुनाव में निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। क्या थे, किस पर आधारित थे। देखिए तो संविधान सभा के जो आपको चुनाव थे वो आपको और मताधिकार पर क्या था कि आपको आधारित था। और संविधान सभा में एक सदस्य का जो चुनाव हुआ था साथियों वो आपको कितनी जनसंख्या पर जानते हैं, तो एक सदस्य का जो चुनाव हुआ था वो आपको कितना पर जानते हैं, तो आपको 10 लाख की जनसंख्या पर, कितना पर 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। और एक चीज याद रखिएगा संविधान सभा में जो सबसे अधिक प्रतिनिधि थे वो आपको कहाँ से जानते हैं, तो आपको संयुक्त प्रांत से, कहाँ से, संयुक्त प्रांत से। तो संयुक्त प्रांत से कितने जानते हैं, तो आपको टोटल जो थे सदस्य वो आपको 55 क्या थे 55, जबकि आपको मद्रास से जो थे वो आपको 49 सदस्य जो थे आपको संविधान सभा में आए थे। सबसे अधिक अगर पूछेंगे रियासत से तो हो जाएगा मैसूर, क्या हो जाएगा मैसूर, ठीक है, जहां से आपको 7, और त्रावणकोर रियासत से जो थे संविधान सभा में वो आपको टोटल कितने सदस्य थे, तो आपको 6 थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे, संयुक्त प्रांत से। उसके बाद आपको मद्रास से, तो संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से 49, मैसूर से 7, ये रियासत था। त्रावणकोर भी रियासत था जहां से आपको 6 था। तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कहेंगे संविधान सभा में किस रियासत से, तो मैसूर, और दूसरा आपको क्या कहेंगे जानते हैं, त्रावणकोर। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी से शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल। जब तक के लिए आप सभी से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।